Dear students, my name is Mustaiz Alam, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के कुछ पॉइंट्स को पढ़ा था और जाना था। तो आज हम लोग बाकी बचे हुए उन बिंदुओं को पढ़ेंगे जो इंडियन इकोनॉमी के या फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। नंबर 5 है उभरते हुए भारतीय बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रोइंग इंडियन मार्केट्स। भारतीय अर्थव्यवस्था को उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि अभी यहाँ बहुत सारे सेक्टर्स का विकास होने लगा है, इसलिए यहाँ बहुत अधिक संभावनाएं हैं। जबकि विकसित देशों में विकास पूरा हो चुका है और नए विकास की कोई संभावना नहीं है। अब भारत में लगभग दुनिया के सभी बड़ी कंपनियां और देश अपना निवेश करने लगे हैं। सभी बड़ी कंपनियों के ऑफिस आज भारत में मौजूद है। बड़े बड़े देश भी अब अपने संसाधन साझ करके भारत और स्वयं के फायदों को समझने लगे हैं, क्योंकि भारत में कम निवेश और जोखिम वाले कारकों की एक उच्च क्षमता है, इसलिए यह दुनिया के लिए एक उभरता हुआ बाजार भी है। अगला पॉइंट है तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2018 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद विकास प्रतिशत 7.3% था, यानी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या था? 7.3%, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत आगे जाएगी। अगला पॉइंट है भारतीय में तकनीकी का कम उपयोग, यानी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकी का उपयोग कम मात्रा में हो रहा है। मानव जाति श्रम का इस्तेमाल अधिक हो रहा है, जिससे वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है। विश्व की दूसरी विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ चढ़कर किया जाता है। भारत को यदि विश्व का सर्वोच्च स्थान पाना है तो तकनीकी का उपयोग उद्योग धंधों और कृषि में बढ़ाना होगा। 8वां पॉइंट है असमान धन वितरण, यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इंडिया। भारत की अर्थव्यवस्था में धन वितरण में असमानता देखने को मिलती है। अमीर और गरीब के बीच खाई है। देश में मुट्ठी भर लोगों के पास बड़ी मात्रा में धन है, परंतु बाकी जनता गरीबी की समस्या से जूझ रही है और अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। भारत के 1% जनसंख्या के पास देश का 53% धन है। इससे समाज में गरीबी के स्तर में वृद्धि हुई है और अधिकतम प्रतिशत व्यक्ति इस प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे, यानी BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। आय के इस असमान वितरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों की विभिन्न श्रेणियों के बीच भारी अंतर और आर्थिक असमानता पैदा की है। नंबर 9 में है बढ़ती जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मई 2020 के अनुसार भारत की आबादी 138 करोड़ से अधिक हो चुकी है। जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस जनसंख्या में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसके कारण गरीबी और बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ नियम पारित किए जाएं तो अर्थव्यवस्था में चमत्कारिक विकास के परिणाम सामने आ सकते हैं। अगला बिंदु है स्थिर मैक्रो अर्थव्यवस्था, यानी स्टेबल मैक्रो इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया भर में सबसे स्थिर मैक्रो अर्थव्यवस्था माना जाता है। भारत में कारोबार और व्यापार की अच्छी संभावनाएं हैं, जिससे बाहरी देश यहां आकर उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर इंडिया GDP ग्रोथ रेट 2018 के अनुसार
7.3% है। 11वां पॉइंट है उचित बुनियादी ढांचे यानी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। भले ही पिछले कुछ दशकों में बुनियादी विकास में क्रमिक और उच्च स्तर पर सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी उसी की कमी है। देश में औद्योगिक विकास में वृद्धि के कारण बुनियादी ढांचे में कमी है। जिस दर पर बुनियादी ढांचा बढ़ रहा है, उससे विकास प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए उचित बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में कमी का मुख्य कारण रहा है। बाद में बुनियादी ढांचे का समर्थन करने से अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन निश्चित रूप से उचित बुनियादी ढांचे के रूप में और विकास के समर्थन की आवश्यकता होगी। अगला पॉइंट यानी 12वां पॉइंट है भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। देश में 135 करोड़ की आबादी है, जिसमें 60% आबादी युवा है। विश्व के अन्य देशों में युवाओं की इतनी ज़्यादा आबादी कहीं नहीं होगी। जापान जैसे विकसित देशों में अधिक उम्र वाले लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या है और युवाओं की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि युवाओं की संख्या ही 60% है। यानी उन लोगों को रोजगार की आवश्यकता होगी, काम करने के लिए काम की आवश्यकता होगी। तो इसलिए और युवा क्या होते हैं, काम करने योग्य भी होते हैं, तो उनको काम देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर इसके बावजूद देश में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी है। 2017 में भारत में बेरोजगारी 1.77 करोड़ थी। यानी इससे समझ में आता है कि भारत में कितना ये बेरोजगारी जो है कितना व्याप्त है और कितना भयानक है। अगला पॉइंट यानी 13वां पॉइंट है मूल्य अस्थिरता या इन्फ्लेशन इन इंडिया। इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति भी बहुत बड़ी समस्या है। मूल्य अगर स्थिर नहीं हो तो बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो देश में वस्तुओं के मूल्य में अस्थिरता है। आए दिन मूल्य घटता बढ़ता रहता है। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुएं महंगी हो रही हैं, परंतु बेरोजगारी के कारण इसकी मार मध्यम वर्ग और गरीब लोगों पर पड़ रही है। अगला पॉइंट है 15वां नंबर, प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाना, यानी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कोई भी संसाधन है, जब उसका सही उपयोग नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन। यानी उसका और भी सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे समाज में ज़्यादा वेलफेयर या उनको कल्याण, समाज का ज़्यादा कल्याण हो सकता था। तो भारत एक विशाल देश है जहाँ सभी तरह के प्राकृतिक संसाधन जैसे जमीन, पानी, खनिज, वन, पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, पर इन सभी संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है। तो ये सारे बिंदु थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था के फीचर्स यानी इंडियन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को दर्शाते हैं। तो इसके बाद अब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो निष्कर्ष यह है, ये जो सभी बिंदु भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं या फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैं, भारत विभिन्न आर्थिक समूहों जैसे ब्रिक्स और G20 में भी एक सक्रिय सदस्य बन गया है। अब विश्व के सभी दिग्गज देश भारत को व्यापार का एक केंद्र समझ चुके हैं और अपना निवेश
जोर शोर से कर रहे हैं। कोरोना वायरस जैसे मुश्किलों की वजह से भले ही भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी नुकसान हुआ है, परंतु तब भी भारत अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने का सक्षम रखता है। अप्रैल, मई या जुलाई 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर नेगेटिव हो गया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें अब सुधार हो रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था इन सभी चीज़ों को संभालने में सक्षम है और ज़रूर ये फिर से एक अच्छी, मजबूत और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को टक्कर देने वाली अर्थव्यवस्था अवश्य ही बन पाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।